गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। क्लास लाइव हो चुकी है जी। सुबह 9:50 हुए हैं ठीक। और तारीख आपको पता है, दिस इज 25 अप्रैल 2022। आज 25 अप्रैल 2022 है। क्लास पूरी तरीके से लाइव है। आप सभी लोगों का स्वागत है, इस्तकबाल है, अभिनंदन है। सारे के सारे लोग जल्दी से मौजूद हो जाइए और मुझे बता दीजिए लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे और उसमें हम कहाँ तक पहुंच गए थे। बस कहानी उसी के आगे से क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। आप जानते हैं कि हम लोग शुरू कर चुके थे पढ़ना इंडियन नेशनल मूवमेंट या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। हम पढ़ रहे थे इंडियन नेशनल मूवमेंट या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मैंने आपको बताया था कि ये 1885 से लेके 1947 तक का पार्ट है। 1885 से लेके 1947 तक का पीरियड हम पढ़ते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में। और इसी में हम पढ़ रहे थे एरा ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म या उग्र राष्ट्रवाद का युग। जो पीरियड होता है 1905 से लेके 1919 तक का। एरा ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म, उग्र राष्ट्रवाद का युग। आप जानते हैं इसकी शुरुआत बंगाल के विभाजन से हुई थी और इसमें हमने दो महत्वपूर्ण घटनाएं डिस्कस की थी। सबसे पहले 1905 में हुआ बंगाल का विभाजन और साथ साथ बंगाल के विभाजन के ही साथ एक और महत्वपूर्ण घटना जो घटित हुई थी और वो क्या था, स्वदेशी और बाइकॉट मूवमेंट या स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। 1905 में जब लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया और स्वदेशी और बाइकॉट मूवमेंट कांग्रेस के द्वारा या हमारे विभिन्न राजनेताओं के द्वारा शुरू कर दिया गया, तो इसी के अगले साल 1906 में कंटिन्यू करेंगे और इसके बाद लिखेंगे 1906। 1906 में हुआ कैलकटा सेशन ऑफ कांग्रेस या कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। इसके बाद हुआ कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन या कैलकटा सेशन ऑफ कांग्रेस, जिसकी अध्यक्षता भारत के पितामह दादा भाई नेहरू जी के द्वारा की गई। उन्नीस सौ छह में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नेहरू जी के द्वारा दी गई। और ध्यान रखेंगे, इसी अधिवेशन के तहत दादा भाई नेहरू जी के द्वारा स्वराज का नारा दिया गया। प्रथम बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल करके उसे नारा बनाने का काम दादा भाई नेहरू जी के द्वारा किया गया 1906 में। ये कहलाता है कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन या कैलकटा सेशन ऑफ कांग्रेस।
भाई आप सब जानते हैं जो बंगाल का विभाजन था वो बंगाल के लोगों में से राष्ट्रवाद की भावना को खत्म करने के लिए था। और एक और अंग्रेजों का उद्देश्य था बंगाल का विभाजन करना, कि भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच में फूट डलवाना। और कहीं ना कहीं अंग्रेज इसमें सफल भी हुए, क्योंकि जहां एक तरफ 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ और उसी के खिलाफ हम लोगों ने शुरू किया बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन, तो वहीं दूसरी तरफ 1906 में ही स्थापना हुई, लिखेंगे फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग। 1906 में ही लिखेंगे हुई मुस्लिम लीग की स्थापना। उन्नीस सौ छह में ही मुसलमानों के लिए भी एक अलग राजनीतिक दल की स्थापना हुई जो कहलाया मुस्लिम लीग। और दोस्तों ध्यान रखेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 ढाका में हुई थी। और मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका के ही नवाब, ध्यान रखेंगे, नवाब सलीमुल्लाह खान के द्वारा की गई। लेकिन ध्यान रखेंगे केवल सलीमुल्लाह खान ही नहीं, इसके अलावा महत्वपूर्ण योगदान किसका भी रहा, हम सब जानते हैं आगा खान का रहा। यदि हम मुस्लिम लीग के मुख्यालय की बात करें या हेडक्वार्टर की बात करें तो वो हुआ करता था लखनऊ। और ध्यान रखेंगे मुस्लिम लीग के स्थायी अध्यक्ष हुआ करते थे आगा खान, क्योंकि आप जानते होंगे सबसे पहले आगा खान के ही नेतृत्व में एक शिष्टमंडल शिमला में लॉर्ड मिंटो द्वितीय से मिलने के लिए गया था। भाई आप जानते होंगे जिस समय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी उस समय भारत का वायसरॉय हुआ करता था लॉर्ड मिंटो सेकंड। ये 1905 से लेके 1910 तक भारत का वायसरॉय रहा था। तो 1906 में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। एक तो कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई के नेहरू जी के द्वारा स्वराज का नारा दिया गया था, और 1906 में ही 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। अगले साल कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन रखा गया सूरत में, लिखेंगे 1907 में हुआ सूरत सेशन एंड लिखेंगे स्प्लिट ऑफ कांग्रेस। 1907 में हुआ सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन और कांग्रेस का विभाजन। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि भाई कांग्रेस में दो विचारधाराओं के लोग काम किया करते थे। एक नरमपंथी विचारधारा के लोग थे जिन्हें उदारवादी कहा जाता था, जिन्हें अंग्रेजों के न्याय और शासन करने की व्यवस्था पर बिलीव था, जिन्हें भरोसा था अंग्रेजों की व्यवस्थाओं पर, और जो प्रार्थनाओं के जरिए और अंग्रेजों से गिड़गिड़ाकर ही अपनी मांगे क्या किया करते थे, मांगा करते थे। लेकिन कुछ उग्र राष्ट्रवादी और गर्मपंथी विचारधारा के लोग भी थे जिनका ये कहना था कि अंग्रेजों से अपनी मांगे मांगिए, और यदि अंग्रेज उसे नहीं स्वीकार करते हैं तो अंग्रेजों का बहिष्कार कीजिए, उनके खिलाफ आंदोलन कीजिए। ये लोग कहलाते थे गर्मपंथी विचारधारा के लोग।
जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1907 में सूरत में आयोजित किया गया तो भाई नरमपंथियों और गरमपंथियों के बीच में एक विवाद हो गया, एक डिस्प्यूट हो गया। नरमपंथी विचारधारा के लोगों का कहना था कि नरमपंथियों के ही एक नेता सूरत अधिवेशन का क्या करेंगे, की अध्यक्षता करेंगे, उसके प्रेसिडेंट होंगे। लेकिन गरमपंथियों का ये कहना था कि जी नहीं, गरमपंथियों के ही एक नेता इस अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे। इस बात को लेकर विवाद बढ़ा और ध्यान रखेंगे जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन था इसे स्थगित कर दिया गया, इसे एडजर्न कर दिया गया। इसकी अध्यक्षता नरमपंथियों के ही नेता लिखेंगे रास बिहारी घोष के द्वारा की गई। इसकी अध्यक्षता की गई रास बिहारी घोष के द्वारा। और ध्यान रखेंगे इसी अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ और कांग्रेस बटी दो दलों में। और वो कौन कौन से थे? एक कहलाए एक कहलाए मॉडरेट्स, या जिसे आप हिंदी में लिख सकते हैं नरम दल, और एक कहलाए एक्सट्रीमिस्ट्स, जो कहलाए गरम दल। तो ध्यान रखेंगे 1907 में सूरत अधिवेशन के ही दौरान कांग्रेस का विभाजन हुआ और कांग्रेस बटी दो दलों में, एक नरम दल और एक गरम दल। जहां एक तरफ मुस्लिम लीग की स्थापना हुई तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में फूट पड़ गई और कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बंट गया। इसका नतीजा ये हुआ कि मुसलमानों की जो नजदीकियां थी अब वो अंग्रेजों से बढ़ी, और अंग्रेजों ने कहीं ना कहीं मुसलमानों के मन में ये बात डाल दी कि भाई यदि आपको भी राजनैतिक अधिकार अपने सुरक्षित करने हैं तो आपको कांग्रेस से अलग होकर अपने राजनैतिक अधिकारों की मांग करनी होगी। क्योंकि यदि आप कांग्रेस के साथ मिलकर रहेंगे तो जब भी भारतीयों को भारत की राज्य व्यवस्था सौंपी जाएगी या उसमें अधिकार दिए जाएंगे तो सारे के सारे अधिकार हिंदुओं को मिलेंगे, मुसलमानों को कुछ नहीं। कहीं ना कहीं अंग्रेज फूट डालो और शासन करो की नीति अपना रहे थे, कहीं ना कहीं उसमें सफल हुए। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अब मुस्लिम लीग ने अपने लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग शुरू कर दी, एक सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग शुरू कर दी जो कि सांप्रदायिक आधार पर हो, जो कि कॉम्युनल बेसिस पर हो। और अंग्रेज तो यही चाहते थे कि वो भारत में हिंदू और मुसलमानों को क्या करें, अलग अलग करें। इसी चीज का फायदा उठाया अंग्रेजों ने और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को इंप्लीमेंट करते हुए एक 1909 में 1909 में भेजा, लिखेंगे मॉर्ले मिंटो। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट, जो कहलाता है, लिखेंगे मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम। लिखेंगे 1909 में भेजा गया मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट। लिखेंगे एज पर दिस एक्ट, इस अधिनियम के तहत, लिखेंगे
A separate electorate was given to the Muslims of India. भारतीय मुसलमानों को एक पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया। भारतीय मुसलमानों को एक पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया। A separate electorate was given टू द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। भारतीय मुसलमानों को एक पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया। लिखेंगे एंड दे गॉट स्पेशल राइट्स टू वोट, और उन्हें मतदान के भी विशेष अधिकार प्रदान किए गए। एंड दे गॉट स्पेशल राइट्स टू वोट, और उन्हें मतदान के भी विशेष अधिकार दिए गए। क्वेश्चन पूछते हैं, मॉर्ले मिंटो सुधार को गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी ने कहा कि मॉर्ले मिंटो सुधार ने ही भारत का सर्वनाश किया है, क्योंकि हिंदू और मुसलमानों के बीच में राजनैतिक तौर पर फूट डलवाने का काम इसी सुधार अधिनियम, इसी रिफॉर्म एक्ट के द्वारा हुआ था, जो कि 1909 में भेजा गया था। इसके बाद अगली महत्वपूर्ण घटना लिखेंगे 1911 में लगा दिल्ली दरबार एंड हुआ, लिखेंगे कैंसिलेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। 1911 में आयोजित किया गया या लगाया गया दिल्ली दरबार, और हुआ बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन रद्द। उन्नीस सौ 10 में ब्रिटेन का महाराज जॉर्ज पंचम बनाया गया, और ध्यान रखेंगे 1911 में ही ब्रिटिश किंग जॉर्ज फिफ्थ, ब्रिटेन का महाराज जॉर्ज पंचम अपनी पत्नी क्वीन मैरी के साथ भारत की राजकीय यात्रा पर आया। 1911 में ब्रिटेन का महाराज जॉर्ज फिफ्थ या जॉर्ज पंचम अपनी पत्नी महारानी मैरी के साथ भारत की राजकीय यात्रा पर आया, और आप जानते होंगे इन्हीं के स्वागत में बंबई में निर्माण करवाया गया गेटवे ऑफ इंडिया का। जो बंबई का गेटवे ऑफ इंडिया है वो जॉर्ज पंचम के ही आगमन में बनाया गया था, और ध्यान रखेंगे जॉर्ज पंचम के ही स्वागत में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया जन गण मन और आप सब जानते ही हैं भाई, जनगण मन ही तो हमारा क्या है, आज नेशनल एंथम है, जो जॉर्ज पंचम के ही स्वागत में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। जॉर्ज पंचम जब भारत की राजकीय यात्रा पर आया तो ध्यान रखेंगे 1911 में तीसरा दिल्ली दरबार लगाया गया, और दिल्ली दरबार में ही इसका कोरोनेशन हुआ, इसका राज्याभिषेक हुआ, और इसी दिल्ली दरबार से जॉर्ज पंचम के द्वारा दो महत्वपूर्ण घोषणाएं करवाई गई। दोस्तों ध्यान रखेंगे उस समय भारत का वायसरॉय हुआ करता था लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। उस समय भारत का वायसरॉय लॉर्ड हार्डिंग सेकंड हुआ करता था, और इसी लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के द्वारा इसी दिल्ली दरबार से दो महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई,
और वो महत्वपूर्ण घोषणाएं क्या थी? सबसे पहली घोषणा, ध्यान रखेंगे, इन 1911 दिल्ली वॉज डिक्लेयर्ड एज द न्यू कैपिटल ऑफ इंडिया। लिखेंगे दिल्ली को भारत की नई राजधानी घोषित किया गया। दिल्ली वॉज डिक्लेयर्ड एज द न्यू कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली को भारत की नई राजधानी घोषित किया गया। दिल्ली वॉज डिक्लेयर्ड एज द न्यू कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली को भारत की नई राजधानी घोषित किया गया। घोषणा 1911 में की गई थी, लेकिन ध्यान रखेंगे दिल्ली भारत की राजधानी बनी कब से है? 1912 से। और दूसरी इंपॉर्टेंट घोषणा लिखेंगे, पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज कैंसिल्ड। द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज कैंसिल्ड। लिखेंगे बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया। बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया। तो 1911 में दिल्ली को भारत की नई राजधानी घोषित किया गया था। और दोस्तों ध्यान रखेंगे 1911 तक ब्रिटिश सरकार का प्रशासन कलकत्ता से चला करता था और ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। लेकिन अगले ही साल 1 अप्रैल 1912 से भारत की नई राजधानी क्या बनी? दिल्ली। लेकिन 1912 में ही एक और महत्वपूर्ण घटना घटित हुई। लिखेंगे 1912 में ही हुई। लिखेंगे हार्डिंग बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी। या लिखेंगे हार्डिंग बम कांड। 1912 में हुई हार्डिंग बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी या हार्डिंग बम कांड। हार्डिंग बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी या हार्डिंग बम कांड। ध्यान रखेंगे भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग का काफिला जब दिल्ली के चांदनी चौक से गुजर रहा था तो हमारे ही एक क्रांतिकारी जिनका नाम था रास बिहारी बोस। तो ध्यान रखेंगे हमारे ही एक क्रांतिकारी रास बिहारी बोस के द्वारा लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर बम फेंका गया, जिसमें हार्डिंग बुरी तरीके से घायल तो हुआ लेकिन बच गया। किस्मत अच्छी थी, उसका ड्राइवर हालांकि मारा गया था लेकिन लॉर्ड हार्डिंग बच गया था। रास बिहारी बोस बम फेंककर वहां से फरार होने में सफल हुए और उसके बाद ये चले गए थे जापान। लेकिन ध्यान रखेंगे इस केस के तहत, इस षड्यंत्र के तहत 3 लोगों को फांसी दी गई थी। इस षड्यंत्र के तहत गिरफ्तार किए गए लोगों में से 3 लोगों को फांसी दी गई थी। जो कौन कौन थे? सबसे पहला नाम लिखेंगे अमीर चंद। सबसे पहले लिखेंगे अमीर चंद। दूसरे लिखिए अवध बिहारी लाल। और तीसरे लिखेंगे भाई बाल मुकुंद। ये वो 3 लोग थे जिन्हें इस कॉन्स्पिरेसी के तहत फांसी दी गई थी।
ये घटना कहलाती है हार्डिंग बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी या हार्डिंग बम कांड। नोट कीजिए फटाफट, 1 मिनट में कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, क्लियर हो गई यहाँ तक बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं 1912 तक। उसके बाद ध्यान रखेंगे 1914 से लेके 1918 तक चला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या प्रथम विश्व युद्ध। 1914 से लेके 1918 तक चला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या द्वितीय विश्व युद्ध। लिखेंगे इस युद्ध के दौरान यूरोप दो गुटों में विभाजित हुआ। ड्यूरिंग दैट वॉर एंटायर यूरोप वॉज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। एक ध्यान रखेंगे प्रथम गुट, एक कहलाता था प्रथम गुट या फर्स्ट ग्रुप, जिसका नाम था, लिखेंगे ट्रिपल अलायंस। दो ग्रुप्स या दो गुटों में बटा था यूरोप, जिसमें सबसे पहला गुट कहलाता था ट्रिपल अलायंस। और दोस्तों ध्यान रखेंगे ट्रिपल अलायंस में शामिल थे, लिखेंगे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और साथ में इटली, तुर्की। ये कहलाता था ट्रिपल अलायंस। और जो दूसरा गुट था ये कहलाता था ट्रिपल एंटेंटे। इसे कहा जाता था ट्रिपल एंटेंटे, जिसके अंतर्गत थे फ्रांस, रूस,
और इंग्लैंड या ब्रिटेन। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, भारतीयों के द्वारा ये डिसाइड किया गया, ये निर्धारित किया गया कि हम अंग्रेजों का प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग करेंगे, हम अंग्रेजों का साथ देंगे, क्योंकि कांग्रेस ने ये समझा और कांग्रेस को ऐसा लगा, कांग्रेस ने ये समझा और कांग्रेस को ऐसा लगा कि यदि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट का या अंग्रेजों का सहयोग करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो डेफिनेटली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद या प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज हमारी मांगों पर ध्यान जरूर देंगे और हमारी बातें मानेंगे। हालांकि आप जानते हैं कि इस युद्ध में, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, इसमें जीत किस गुट की हुई थी? ट्रिपल एंटेंटे की हुई थी, इसमें हार हुई थी ट्रिपल अलायंस की। दोस्तों ध्यान रखेंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ही दौरान 9 जनवरी सन 1915 को हमेशा के लिए लिखेंगे, गांधी जी रिटर्न्ड, गांधी जी रिटर्न्ड फ्रॉम साउथ अफ्रीका। लिखेंगे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे। ऑन 9th ऑफ जनवरी 1915, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी रिटर्न्ड फ्रॉम साउथ अफ्रीका, या गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे। क्योंकि 9 जनवरी को लौटे, तो भाई आप जानते होंगे हर साल 9 जनवरी को ही हम क्या मनाते हैं? एनआरआई डे। इसे प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये कहलाता है प्रवासी भारतीय दिवस। ये कहलाता है एनआरआई डे या प्रवासी भारतीय दिवस। नौ जनवरी 1915 को गांधी जी हमेशा के लिए भारत वापस लौटे। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, गांधी जी और बाल गंगाधर तिलक दोनों ने देश के युवाओं को ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करके अंग्रेजों की मदद करने के लिए पूरे देश में जगह जगह पर यात्राएं की, क्योंकि हम ये चाहते थे कि यदि हम अभी अंग्रेजों की बातें मानेंगे, अंग्रेजों का सहयोग करेंगे, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अंग्रेज हमारी भी बातें मानेंगे और हमारी भी बातें सुनेंगे। लेकिन आप सब जानते हैं कि प्रैक्टिकली ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद आप जानते होंगे 1916 में, 1916 में शुरू हुआ होम रूल लीग मूवमेंट या होम रूल लीग आंदोलन। 1916 में
शुरू किया गया होम रूल लीग मूवमेंट या होम रूल लीग आंदोलन? इस आंदोलन का एम या उद्देश्य क्या था? ध्यान रखेंगे, टू गेट द सेल्फ रूल, या लिखेंगे स्वशासन या स्वराज, स्वराज की प्राप्ति। टू गेट द सेल्फ रूल या स्वराज की प्राप्ति। सबसे पहले लिखेंगे 28 अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, सबसे पहले 28 अप्रैल 1916 को बाल गंगाधर तिलक के द्वारा महाराष्ट्र में होम रूल लीग की स्थापना की गई। और लिखेंगे जिसका मुख्यालय, इसका मुख्यालय हुआ करता था पुणे। इसका हेडक्वार्टर हुआ करता था पुणे। और इसी साल, ध्यान रखेंगे, अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना 3 दिसंबर 1916 को ही श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा की गई। ये कहलाती थी ऑल इंडिया होम रूल लीग। ये कहलाती थी ऑल इंडिया होम रूल लीग या अखिल भारतीय होम रूल लीग। और ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना मद्रास में की गई थी। इसकी स्थापना मद्रास में की गई थी। और ध्यान रखेंगे इसके अध्यक्ष जॉर्ज अरुणडेल को बनाया गया था। इसके जॉर्ज अरुणडेल अध्यक्ष हुआ करते थे। नोट कीजिए। नेक्स्ट, इसके बाद 1916 में ही हुआ, लिख लीजिए, लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता। लिखेंगे 1916 में हुआ लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता। वो अंग्रेज और मुसलमान जिनके बीच में अभी तक मित्रता बढ़ रही थी, अभी तक घनिष्ठता बढ़ रही थी,
उन अंग्रेज और मुसलमानों के बीच में प्रतिद्वंदता बढ़ने लगी या दोनों एक दूसरे के खिलाफ होने लगे। जिसका रीजन क्या था कि भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यदि हम बात करें तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि यदि हम तुर्की और ब्रिटेन की बात करें तो वो एक दूसरे के क्या थे, अगेंस्ट, एक दूसरे के खिलाफ। और उस समय जो तुर्की का सुल्तान हुआ करता था वो इस्लाम धर्म का या इस्लाम जगत का सबसे बड़ा धर्म गुरु हुआ करता था, जिसे क्या कहा जाता था, जिसे खलीफा कहा जाता था। और कहीं ना कहीं भारतीय मुसलमानों की भी धार्मिक आस्था किसके साथ जुड़ी थी, तुर्की के सुल्तान के साथ जुड़ी थी, क्योंकि वही खलीफा था। इनिशियली तो ब्रिटेन ने मुसलमानों को आश्वासन दिया कि हम तुर्की के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन अंग्रेज अपनी बात पर नहीं टिके और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटेन के द्वारा तुर्की पर भी हमला कर दिया गया, अटैक कर दिया गया। और तुर्की पर कब्जा करके उसे कई छोटे छोटे भागों में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। इस बात से भारतीय मुसलमानों की भी धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंची और उन्हें लगा कि हम अंग्रेजों को अपना हितैषी समझ रहे थे, लेकिन अंग्रेज तो किसी के भी सगे नहीं। अब मुसलमानों और अंग्रेजों के बीच में एक बार फिर से डिफरेंसेस बढ़े, फिर से डिस्टेंसेस बढ़े। और जब अंग्रेजों के साथ डिस्टेंसेस या डिफरेंसेस बढ़े मुसलमानों के, तो भाई स्वाभाविक सी बात थी कि कांग्रेस और हिंदुओं के साथ एक बार फिर से नजदीकियां बढ़ी 1916 में मुस्लिम लीग की। और ध्यान रखेंगे 1916 में ही कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में करवाया गया, जो कहलाता है लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस। लेकिन ध्यान रखेंगे इस अधिवेशन की खास बात यह थी कि इस बार कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों का अधिवेशन एक साथ हो रहा था। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के ही सेशंस या दोनों के ही अधिवेशन एक साथ करवाए गए। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई। और यदि हम मुस्लिम लीग की बात करें तो मुस्लिम लीग से इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। और ये पहला मौका था जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन एक साथ करवाया जा रहा था। कहां पर? लखनऊ में। इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक समझौता हुआ और कांग्रेस मुस्लिम लीग की जो सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल की जो मांग थी, कांग्रेस ने उसको स्वीकार कर लिया। और जब कांग्रेस ने उसको स्वीकार किया तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में क्या हुआ? समझौता। लिखेंगे अ पैक्ट बिटवीन आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। लिखेंगे इसी के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। और समझौता ही नहीं हुआ, दूसरा काम लिखेंगे नरम दल। और इसी अधिवेशन के दौरान नरम दल और गरम दल का भी मिलन हुआ। ये कहलाता है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, या इसको कहते हैं लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता। इसके बाद 1919 में भारत भेजा गया
रोलेट एक्ट या रोलेट अधिनियम। भाई क्योंकि भारत में क्रांतिकारी घटनाएं और क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ रही थी और बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में हो रही थी, इसीलिए भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी घटनाओं पर ही अंकुश लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ध्यान रखेंगे, 10 सितंबर 1917 को 10 सितंबर 1917 को ब्रिटेन में एक कमिटी का गठन किया गया जो कहलाती है सेडिशन कमेटी, या जिसे सेडिशन समिति कहा जाता है। ध्यान रखेंगे इस कमेटी के अध्यक्ष सर सिडनी रोलेट को बनाया गया और सर सिडनी रोलेट की ही अध्यक्षता में लंदन में एक कमेटी का गठन किया गया जो कहलाती थी सेडिशन कमेटी या सेडिशन समिति। और ध्यान रखेंगे इस कमेटी का उद्देश्य क्या था, लिखेंगे भारत में क्रांतिकारी आंदोलनों की, भारत में हो रहे क्रांतिकारी आंदोलनों की जांच करना। इसका उद्देश्य भारत में क्रांतिकारी आंदोलनों की जांच करना था। और जब सेडिशन कमेटी ने, जब सिडनी रोलेट ने अपनी रिपोर्ट सौंपी तो सिडनी रोलेट के द्वारा अपील की गई और सिफारिश की गई एक ऐसा कानून बनाने की जिसके तहत किसी भी व्यक्ति पर बिना मुकदमा चलाए उसे बंदी बनाया जा सकता था, बिना मुकदमे के उसे गिरफ्तार किया जा सकता था और उसे दंडित भी किया जा सकता था। जब भारतीयों को पता चला कि अंग्रेज एक ऐसा कानून लेकर आ रहे हैं जिसमें ना ही कोई अपील है, ना ही कोई दलील और ना ही कोई वकील, तो भारतीयों ने इस कानून को, रोलेट एक्ट को, ब्लैक लॉ या काला कानून की संज्ञा दी और इसे बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून कहा और कहा कि हम इस कानून का क्या करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं। 1919 में ये रोलेट एक्ट पारित करके भारत भेजा गया था और ध्यान रखेंगे 6 अप्रैल 1919 को इसके विरोध में पूरे देश में हड़ताल की गई थी। और ध्यान रखेंगे इसी आंदोलन में, और ध्यान रखेंगे इसी के विरोध में शामिल हुए गांधी जी और इंडियन नेशनल मूवमेंट में शुरुआत हुई गांधीयन एरा या गांधीवादी युग के। लिखेंगे इसी विरोध प्रदर्शन के दौरान, लिखेंगे या इसी के विरोध के दौरान भारत में प्रथम बार गांधी जी की गिरफ्तारी हुई थी। इसी के विरोध के दौरान पहली बार या प्रथम बार भारत में गांधी जी की गिरफ्तारी हुई थी।
तो भारत में रोलेट एक्ट के आने से ही 1919 से शुरुआत होती है गांधीयन एरा या गांधीवादी युग की, या उन आंदोलनों की जिनसे संबंध गांधी जी का भी रहा। तो दोस्तों यहां पर समाप्त होता है एरा ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म या उग्र राष्ट्रवाद का युग। आज की कहानी को यहीं पर रोकेंगे, कल आपसे मुलाकात होगी। कल और परसों की क्लास में हम फिनिश करेंगे गांधीयन एरा, गांधीवादी युग। उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन को फिनिश करेंगे और फिर मॉडर्न इंडिया में आपके पास पढ़ने के लिए एक आखिरी टॉपिक रहेगा जिसमें हम बात करेंगे गवर्नर, गवर्नर जनरल्स और वाइस रॉयस के बारे में। चलिए आज के लिए यहीं तक रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।